Once again, come with me and we have to go through geography class, 7th class, chapter 9 and 10. कुछ बच्चों के पास जो एनसीईआरटी की किताबें हैं उनमें चैप्टर 9 जो मेरे पास है, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, यानी लाइफ इन सब ट्रॉपिकल रीजन्स ग्रासलैंड, ये बता रहा है। यानी सब ट्रॉपिकल रीजन के ग्रासलैंड में कैसा जीवन है लोगों का, ये चैप्टर है, चैप्टर 9। रिमेंबर, ये चैप्टर 9 जो है कुछ किताबों में है ही नहीं, तो मैंने कल ये चैप्टर स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के अपने बच्चों को मैंने, जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है ऑनलाइन क्लास का, उस पर हमने सेंड कर दिया है, तो उसको पढ़े होंगे। और जो 10th चैप्टर है वो है लाइफ इन डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। तो घास स्थल और रेगिस्तान में जीवन का संदर्भ है। यहाँ पर 2 घास स्थलों का दिखाया है। समशीतोष्ण में सब एक अमेरिका कनाडा में जो प्रेयरीज है उसमें जो पूरा लाइफ स्टाइल है, वहाँ के जानवर, पेड़ पौधे, आदिवासी समुदाय, अन्य लोग क्या कैसे है, पूरा लाइफ, क्लाइमेट वगैरह, वर्षा कब होती है, टेम्परेचर क्या होता है, कौन सी नदियाँ हैं और क्या कहते हैं, व्हाट्सएवर। और दूसरा उठाया है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, साउथ अफ्रीका के डेकन्सबर्ग के पास का जो है वेल्ड, उसके ऊपर सेम चीज़ें अप्लाई किया है, यानी वो तमाम चीज़ें। और ऐसे ही डेजर्ट में 2 डेजर्ट में लाइफ स्टाइल को दिखाया है। एक डेजर्ट उठाया है आपका कहाँ, तो सहारा, सहारा को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन का, तो सहारा उठाया। और दूसरा अपने इंडिया का उठाया है लद्दाख, जो एक माउंटेन एरिया का रॉकी डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। एक सैंडी डेजर्ट है हॉट, और एक कोल्ड डेजर्ट है। दोनों की लाइफ स्टाइल को दिखाया है। ये 4 चीज़ों पे ही सारी कुछ है। ठीक है ना, इसी को हमें पढ़ना है, तो पढ़ेंगे। चलिए टाइटल दे देते हैं आज का। ठीक है, जुलाई, सर ओ इट इज वेरी रॉन्ग, मैं मॉर्निंग से 6 जुलाई लिख दिया, आई एम सॉरी। 6 अगस्त, ठीक है। एनसी ईआरटी क्लास 7th, चैप्टर 9 एंड 10th। ठीक है, 9th 10th के ऊपर बात। जो चैप्टर 9th है उसका हेडिंग क्या है, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन, आई मीन लाइफ ऑफ सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट ग्रासलैंड। ग्रासलैंड ये सेकेंड है रेगिस्तान में जीवन। तो पहले इसको हम लोग पूरा करते हैं, शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन। और ये तो मालूम है 6 अगस्त का इंपॉर्टेंस क्या है। इस सैटरडे को हम करंट अफेयर्स में पूरे अगस्त महीने में क्या क्या है, 1 अगस्त, 1 से 8 अगस्त, 5 अगस्त, 6 अगस्त,
फिर 9 अगस्त, 8 अगस्त, 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, उसी तरह से 29 अगस्त। ये सब इम्पॉर्टेंट डेट हैं जो हम बता देंगे जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो हम बात करना शुरू करें बेटा। हमने पहले ही आपको बैकग्राउंड दे दिया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्रासलैंड। वी आर गोइंग टू बी स्टडीड ग्रासलैंड। ये ध्यान रखना। पर ग्रासलैंड में क्या पढ़ेंगे, लाइफ स्टाइल। कहाँ का ग्रासलैंड, सब ट्रॉपिकल रीजन का। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल रीजन कौन सा है, ये तो पढ़ाया है ना। कौन सा है सब ट्रॉपिकल रीजन, ये है। और हमें दो पढ़ना है, एक यहां, एक सेकेंड थोड़ा सा। ठीक है, चलिए, दो पढ़ना है। एक तो यहां पर पढ़ना है जो प्रेरीज है, और यहां पे एक पढ़ना है बेटा जो यहां पे पढ़ना है वेल्ड है। वेल्ड कहां है, साउथ अफ्रीका में। और पेरेज कहां है, कनाडा एंड यूएसए। ठीक है ना, इसको पढ़ो। ये कहां है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और ये कहां हो गया बेटा, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये तो कॉमन है। चलो बेटा, अब मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कल हमने बात की थी घास का मैदान। हमारे नदियों के द्वारा जो एक समतल मैदान जगह जगह विश्व में इस पृथ्वी पर बनाया गया, कहीं एलुवियल सॉइल का, कहीं रेड सॉइल का, तो कहीं ब्लैक सॉइल का, जहां जो भी सॉइल हो सकता है। एक ऐसा समतल मैदान जहां पर ग्राउंड वाटर टेबल बड़ा ऊपर है, यानी 10-15 फीट नीचे डालने पर ही पानी आ जाता है, और 200 फीट भी नीचे जाने पर पानी आता है, और कहीं कहीं तो 5 फीट नीचे जाने पर पानी छोड़ देता है। तो वो ठीक है। और जो नदियों द्वारा निर्मित है, नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों से बनी है, डिपोजिशन से बनी है, समतल है, वहाँ कई नदियाँ हैं। यहाँ बड़े बड़े पेड़, घने पेड़, जंगल कम होते हैं, लेकिन घास 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर ऊंची घास होती है, जिसे हम अपने मनपसंद के घास में बदल दिए। तो घास स्थलों में रहने वाला जीव जैसे तेंदुआ है, बाघ है, खरगोश है, जिराफ है, लॉयन है, बाइसन है, नहीं, ये सब रहता है। उन सबको भगा के मार दिया, घास के मैदान को खाली किया, और उसकी जगह अपने पसंद का मक्का, बाजरा, जौ, बार्ली, धान, गेहूं, ऐसी चीजें उत्पादन करते हैं। और दुनिया के टोटल जो एरिया ऑफ लैंड है, उसका लगभग 40% एरिया प्लेन एरिया है। और दुनिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, उसका 70% पीपल लिव इन दिस प्लेन एरिया इन ग्रास लैंड। दुनिया के 70% अनाज का उत्पादन ग्रास लैंड से आता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इट्स कंसीडर द बास्केट ऑफ ग्रेनरी, द ग्रेनरी ऑन द अर्थ, यानी फसल का कटोरा, अनाज का कटोरा, या फिर आप क्या कह रहे हैं, धरती पर अन्न भंडार। तो ग्रास लैंड को धरती पर अन्न भंडार कहा जाता है। ठीक है, कौन सी नदी बनाती है, कौन सी मिट्टी है, लोकेशन क्या है, यहां के लोग कौन कौन से हैं, आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, कोई रेस है,
खान पान क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेसिपिटेशन रेनफॉल कितना होता है एनुअली, कौन सी हवा बहती है, समझ आ रही है हमारी बात, वर्षा किस ऋतु में होती है, कैसी जलवायु है, कौन सा फसल उत्पादन करते हैं, कौन से जानवर वहां पाए जाते हैं, ये सब बातें यही देखना है। तो पूरे दुनिया में मैं फिर एक बार जस्ट फॉर 2 मिनट्स याद दिलाता हूं, एक प्रेरीज ग्रास लैंड है जो 70% यूएसए और 30% कनाडा में फैला हुआ है। दूसरा, नॉर्थ से साउथ अमेरिका में आइए तो अमेजन नदी के दोनों तरफ लैनोस और साउथ में कैंपोस नाम का ग्रास लैंड है, ब्राजील और उसके आसपास के देशों में फैला हुआ। इसी साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना, पराग्वे में फैला हुआ है पंपास ग्रास लैंड। फिर आइए अफ्रीका में सवाना, पार्कलैंड और जो पढ़ने जा रहे हैं वेल्ड, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट यूरोप में बताया था स्टेपीज, और हंगरी के यूक्रेन के आसपास के क्षेत्र पुश्तैंग बताया था ना। तो ये सब हमारे कुछ ग्रास लैंड है। भारत में बोले तो गंगा यमुना का दोआब यही ग्रास लैंड है, पर वर्ल्ड लेवल पे ज्योग्राफी में काउंट नहीं किया जाता, पर दोआब ग्रास लैंड है। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो आपने देखा ग्रास लैंड। अब इनमें से हमें दो पढ़ने हैं, पर उससे पहले ये जाने सारे ग्रास लैंड को हम ग्रीनरी ऑन द अर्थ कहते हैं, पर कुछ खास है जैसे प्रेरीज है उसको बास्केट ऑफ केक कहते हैं, मक्के की पेटी कहते हैं, स्ट्राइप्स ऑफ कॉर्न भी कहते हैं, सब बताएंगे। वन थिंग मोर, ये जो ग्रास लैंड है क्लाइमेट के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं। अगर 23.5 डिग्री, ठीक है, अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बीच है तो ये ट्रॉपिकल रीजन है, और यहां अगर कोई ग्रास लैंड है तो उसको बोलेंगे क्या? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। जैसे लैनोस, कैंपोस, जैसे अफ्रीका में फिर आते हैं तो पार्कलैंड, ये दो तो मेन है नहीं, ये ध्यान रखना। और उसी तरीके से अब दूसरा है सब ट्रॉपिकल रीजन, समशीतोष्ण जो लिखा गया है, समशीतोष्ण जलवायु, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट क्लाइमेट, इंग्लिश में टेम्परेट भी लिख देगा। ये कहाँ है? प्रेरीज है जो अमेरिका और कनाडा में है, पुश्तैंग है जो हंगरी यूक्रेन में है, स्टेपीज है जो सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्टर्न यूरोप में है। यू कैन अंडरस्टैंड। अब पंपास है जो अर्जेंटीना में, पराग्वे में है ना, तो ये चीज है। अच्छा, फिर आपका जो वेल्ड है वो पढ़ेंगे, डाउन्स पढ़ेंगे, कैंटरबरी पढ़ेंगे, और ट्रॉपिकल में एक और है सवाना। सवाना ट्रॉपिकल में काउंट होता है, तो ये हमें पढ़ना है। इनमें से हमें आपके बुक के अकॉर्डिंग दो पढ़ना है, आगे चल करके ये सब पढ़ाएंगे, अगले एनसीईआरटी में आएगा। तो अभी दो पे, तो अब आइए अकॉर्डिंग टू बुक चलते हैं। जहां पर पेड़ पौधे ज्यादा उगते हैं, बड़े बड़े पेड़, उस जगह को फॉरेस्ट, वन कहते हैं। और जहां पर ऊंचे ऊंचे घास, तिनके, पादप उगते हैं, उसे घास का मैदान उर्फ ग्रास लैंड कहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 1/4 हिस्सा घास स्थल है। 1/4 यानी 25%। हमने कहा 40%, बिल्कुल ये छोटे मोटों का जिक्र नहीं करता, 40% घास के मैदान हैं। अब आइए, आमतौर पर जलवायु के आधार पर घास के मैदान को दो कैटेगरीज में रखा जाता है, शीतोष्ण प्रदेश घास स्थल और उष्णकटिबंधीय घास स्थल। उष्णकटिबंधीय में लैनोस, कैंपोज है, सवाना है, और तीसरा जो हमने जिक्र किया पार्कलैंड है। समशीतोष्ण में मैंने कहा प्रेरीज है, पुश्तैंग है, स्टेपीज है, ये नॉर्थ में है, और दोआब भारत का। साउथ हेमिस्फीयर में जो और है समशीतोष्ण, उसमें क्या है? पंपास है, वेल्ड है, डाउन्स है, कैंटरबरी है, तो ये है। अब आइए यहां पर अब प्रेरीज को उठाता है। प्रेयरी, प्रेयरी जो ग्रास लैंड है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं, इसलिए एक शब्द यहां लिख देना उचित होगा। ये तो समझ गए ना बेटा, नॉर्थ पोल, साउथ पोल,
साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर। नॉर्थ में अमेरिका कनाडा में जो घास का मैदान है, प्रेरीज है, जो कनाडा और यूएसए में फैला है। और इधर जो है एक वेल्ड साउथ अफ्रीका में, जो साउथ हेमिस्फीयर में है, ये अफ्रीका देश में है, साउथ अफ्रीका देश में है। इन्हीं दो पर फोकस करेंगे। और ये जो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रासलैंड है वो 23.5 से 66.5, 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में दोनों हेमिस्फीयर में पाया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल उठा लेते हैं बेटा। प्रेयरी, इसी को इंग्लिश में प्रेरीज कहेंगे। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स उठाते हैं, जितना पॉइंट नहीं है उससे प्लस बताएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, अटेंशन पूरा रखिएगा, सुनिए गौर से। प्रेरीज घास का मैदान उत्तर अमेरिका के यूएसए और कनाडा में विस्तारित है। इसका 70% हिस्सा यूएसए में है और 30% हिस्सा कनाडा में है। कनाडा और यूएसए का दोनों हिस्सा ये सेंट्रल पार्ट में है, सेंट्रल पार्ट में है, किसी कोस्टल एरिया में ना होकर सेंट्रल पार्ट में है। मुख्य रूप से ये समतल मैदान एलुवियल स्वैल, नव माने जलोढ़ मिट्टी का है, यानी दोमट मिट्टी का है। और इसे तैयार करने वाली नदियां मिसी है, सिप्पी है और मिसौरी है। मिसिसिपी, मिसौरी। ये मिसिसिपी में एक नदी कनाडा से निकलती है, दूसरी अमेरिका के बॉर्डर से, और ये दोनों आपस में मिल जाती है। मिसिसिपी मिल गई तो मिसिसिपी हुई, और दूसरी एक है मिसौरी। तो मिसिसिपी और मिसौरी मिल करके एक बड़ी लंबी नदी बनाती है, जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, ये साउथ वार्ड्स बहते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है, डेल्टा बनाती है, चिड़ियों के पंजे के आकार का डेल्टा। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा तीव्र गति से डेल्टा का निर्माण, डिपोजिशन ऑफ सिल्ट, यही मिसिसिपी, मिसौरी कर रही है। पॉइंट क्लियर। इस डेल्टा रीजन से लेकर के कनाडा तक, कनाडा के बॉर्डर में एक इंपॉर्टेंट नदी है सिचियान करके, तो सिचियान नदी भी इसे सींचती है कनाडा क्षेत्र में। अब आइए, ये पूरा एरिया जो है इसके वेस्ट में रॉकी माउंटेन है, दिया हुआ है आपका मैप, रॉकी माउंटेन है। और इस प्रेरीज के ईस्ट में, पूरब में जो है ग्रेट लेक्स है, जो 5 झीलें हैं ना, सुपीरियर बताया था ना, 5 लेक्स, HOMES, ह्यूरन, ऑन्टारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर, 5 झील है। तो पूरब में ये 5 झील और पश्चिम में रॉकी माउंटेन के बीच में ये फैला है। सामान्यतः यहां पर शीत ऋतु में बर्फ की चादर, ग्लेशियर पड़ी रहती है, बर्फ से ढका रहता है, खेती नहीं होती। लेकिन जब ऋतु परिवर्तन होता है और वेस्टर्न साइड से रॉकी माउंटेन्स की तरफ से जब गर्म हवा, सीजनल लोकल विंड्स, स्थानीय पवन, जिसका नाम चिनुक है, जो अमेरिका के हेलीकॉप्टर का भी नाम है और मिसाइल का भी नाम है, तो चिनुक, ध्यान देंगे, चिनुक गर्म हवा जब पूरब की ओर बहती है तो ये हॉट एयर या विंड ग्लेशियर को जल्दी मेल्ट, पिघला देती है और जमीन खेती के लिए तैयार हो जाता है। पॉइंट क्लियर। यहां पर ध्यान देंगे, शीत ऋतु में बहुत ही माइनस जलवायु चली जाती है और गर्मी के समय में 5 से 10, 15 डिग्री, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बना रहता है। यहां पर कुछ आदिवासी समुदाय हैं जो रहते हैं, क्री, क्रो, अपाचे और भी ऐसे 4-5 समुदाय जो ट्राइब्स हैं, नेटिव हैं, आदिवासी हैं, वहां का स्थानीय नेटिव्स यानी स्थानीय हैं जो रहते हैं। यहां पर घास में रहने वाले जंगली बैल यानी बाइसन बहुत पाए जाते हैं, जो बाहुबली में भल्लाल देव ने मुक्का मार के गिरा दिया था।
ठीक है ना। तो वो बाइसन यहां रहता है। इस बाइसन का खात्मा 200-300 सालों में पूरा कर दिया। अब ना के बराबर है बाइसन। इन लोग अपनी मनचाहा खेती करते हैं। अमेरिका वाले पार्ट में मक्के की खेती ज्यादा होती है, कॉर्न, मेज, मक्के की खेती ज्यादा, और इसे कॉर्न बेल्ट भी कहते हैं। और कनाडा वाले पार्ट में गेहूं की पैदावार ज्यादा होती है। और वहां एक शहर है विनीपेग, कनाडा का एक शहर है विनीपेग। ये पूरे दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का मंडी बाजार है। क्वेश्चन आता है ये सब, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं का बाजार मंडी कौन सा? विनीपेग, कनाडा। तो ये भी समझ गए। अब आइए यहां ध्यान जो दिया है उस पर देखते हैं। उत्तर अमेरिका के शीतोष्णपूर्व घास स्थल का नाम प्रेरी है। समतल है, इसकी ढालें मंद है। नदी बहती है तो ढाल तो मंद ही होगी। और गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ स्लोप है, जैसे हमारा उत्तर भारत का ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है, बंगाल की खाड़ी की तरफ, तभी तो नदियां बह के जाती है। और 1 मीटर में 3 इंच का फर्क है, ओनली 3 इंच का, तो ये भी चीज है। अब आइए, 2 मीटर तक ऊंची घास यहाँ का भूदृश्य के लक्षण है, यानी 2-2 मीटर हाइट के घास उगते हैं 2 मीटर तक। यहां कहते हैं जैसे घास का सागर दिखाई देता है, लाइक दैट द ओशियन ऑफ ग्रास, ऐसी फीलिंग आती है। प्रेरी पश्चिम में रॉकी पर्वत और पूर्व में महान झीलों से घिरा है। प्रेरी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के क्षेत्रों में फैला है। अपवाहन मिसिसिपी की सहायक नदियां, कनाडा के प्रेरीज का अपवाहन सास्केचान नदी के सहायक नदियों से होता है। बताया ना, मिसिसिपी मिसौरी अमेरिका में और सास्केचान रिवर कनाडा। पॉइंट क्लियर। पेज मैंने पलट दिया, 66 पेज पे है, लेफ्ट साइड का पन्ना है। यहां पर पूरा नॉर्थ अमेरिका का मैप भी आ गया है बेटा, और 2 बॉक्सेस हैं, क्या आप जानते हैं, और जलवायु की बात है। तो सबसे पहले आप मैप में देखिए, बहुत क्लियर कट जो डार्क, ठीक है ना, जो बादामी कलर में दिखाया है वो डार्क एरिया प्रेरीज है। पूरब में देखिएगा तो सारे लेक्स हैं लिखे हुए भी, और पश्चिम में रॉकी माउंटेन है, और नॉर्थ में जाइएगा तो कनाडा का एरिया है, और साउथ में आइएगा तो आपको अमेरिका पड़ेगा, ठीक है, यूएसए, और मैक्सिको का गल्फ देख लीजिए, और ये चीज है। ये तो क्लियर हो गया। अब यहां के लोग कौन कौन से हैं, यहां कौन कौन से ट्राइब्स रहते हैं, तो देखिए, प्रेरी के घास के मैदान में अमेरिकी मूल निवासी रेड इंडियन रहते हैं, अपाचे रहते हैं, क्रो रहते हैं, की रहते हैं, और पौनी ट्राइब्स है, क्री ट्राइब्स है, क्रो ट्राइब्स है, अपाचे ट्राइब्स है, और रेड इंडियन। रेड इंडियन तो याद रखिए, अपाचे हेलीकॉप्टर जो भारत ने भी लिया है वो भी है, क्री क्रो ये तो याद रखिएगा ना। जो लोग सीटेट पढ़ते हैं और सीटेट या टीचर एग्जाम के लिए जिसे सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना पड़ता है, तो क्रो एंड क्रो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट राइटर हैं, उनको पढ़ना ही पड़ता है। तो क्री क्रो या क्रोकरी, जब क्रोकरी बोलेंगे तो एक बर्तन हो गया ना क्रोकरी, तो क्रोकरी याद रखिए, काम चल जाएगा आपका। और पौनी, ये सब है, ये सब ट्राइब से जो आप पाए जाते हैं, होते हैं, रहते हैं, खेती बाड़ी पशु चालन करते हैं। चिनुक नाम का गर्म पवन जो मैंने बताया दूसरे बॉक्स में है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा। चिनुक पवन जो है गर्म पवन है, जो पश्चिम से पूरब की ओर प्रेरीज घास के मैदान में बहती है और रॉकी पर्वत से निकलती है, और गर्म होने की वजह से प्रेरीज के ऊपर पड़े ग्लेशियर को, बर्फ को पिघला के खेती के लिए तैयार कर देती है। अब आइए जलवायु पर पढ़ते हैं। महाद्वीप के बीच में है, देखिए नक्शे में देखिएगा तो चारों तरफ से समंदर बहुत दूर है, तो सेंट्रल पार्ट में है। इन दैट रेस्पेक्ट इसे कहते हैं इंटर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, अंतर महाद्वीपीय जलवायु, लाइक दिल्ली, लाइक लखनऊ, लाइक कानपुर, लाइक जबलपुर, ये सब हुआ। अब आइए, ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जैसा मैंने कहा शीत ऋतु में माइनस पे रहता है, 10-20 डिग्री के बीच, जो बता ही दिया।
शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक चादर मोटी परत बिछ जाती है, तभी तो चिनुक हवा चल के गर्म के पिघला देती है। वार्षिक वर्षा यहाँ सामान्य है, जो घास के विकास के लिए अनुकूल है। यानी वार्षिक वर्षा बहुत सामान्य होती है। सामान्य का मतलब क्या है? 100 से 150 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल, ये सामान्य वर्षा है। 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल से कम होता है तो उसे एरिड जोन, सूखाग्रस्त क्षेत्र कहते हैं। और अगर आप 75 से 150 के बीच जाइएगा तो उसे जनरल वर्षा का क्षेत्र कहते हैं। ऐसा ही है ये। चिनुक नामक एक स्थानीय पवन, गर्म बता चुके हैं। वनस्पतियां और प्राणी जात। मैं अब बेटा पेज नंबर 67 पे हूं और छोटा सब टाइटल है, यहां की वनस्पतियों में कौन कौन से हैं और प्राणी जात, फौना एंड फ्लोरा। फौना मतलब प्राणी और पादप का मतलब फ्लोरा, क्या क्या है। लगभग ये पेड़ विहीन है, यानी बड़े बड़े पेड़ जंगल नहीं है, घास के मैदान है। शरपत, विलो, विलो मतलब जिससे बैट बनता है, क्रिकेट का बैट विलो नाम के पेड़ का बनता है, उसको हिंदी में शरपत कहते हैं। तो विलो पेड़ यानी शरपत पाया जाता है। ऑल्डर पाया जाता है, पॉपुलर पाया जाता है। हमारे सहारनपुर वाला एरिया, बागपत एरिया, मुजफ्फरनगर एरिया, मेरठ एरिया और इस तरह से उधम सिंह नगर, देहरादून वाला सब एरिया में पॉपुलर के पेड़ बहुत हैं, जिससे माचिस उद्योग में, कार्टून बनाने में, बॉक्सिंग करने में, प्लाईवुड इंडस्ट्री में बहुत खपत होता है और भी है। तो पॉपुलर है, विलो है और आल्डर है। यहां की मुख्य फसलों में मक्का है। मैंने क्या कहा? मक्का अमेरिका की तरफ, गेहूं कनाडा की तरफ। अमेरिका में मक्का को मेज इंग्लिश में ना बोल के जनरली कॉर्न कहते हैं। पॉपकॉर्न, कॉर्न, कॉर्नफ्लैक्स खाते होंगे। आलू, सोयाबीन, कपास और अल्फा अल्फा घास भी मुख्य फसलों में है। आलू तो अमेरिका सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वर्ल्ड में। और अल्फा अल्फा घास बताया था ना, जो अर्जेंटीना के पंपास के मैदान में होता है, जिसे पशु खाकर मोटे हो जाते हैं। होम्योपैथिक दवा भी है और ऐसे भी बाजार में जाइए, मेडिकल स्टोर पे बोलिए अल्फा अल्फा टॉनिक दे दीजिए और इस टॉनिक को 3 महीने पीजिए, खाने के बाद इतना इतना, देखिएगा 3 महीने में शरीर कहाँ पहुंचता है। अल्फा अल्फा, तो ये चीज है। अब है सोयाबीन। अमेरिका सोयाबीन उत्पादन में टॉप 5 कंट्री में आता है। पहला ब्राजील है, दूसरा अमेरिका है, तीसरा इंडिया है, ब्राजील। तो ये 3 बड़े सोयाबीन उत्पादक स्टेट हैं। और कपास मालूम ही है, कपास में जो टॉप 4 कंट्री है उसमें जैसे कि मिस्र है, अमेरिका है, हम है, चीन है। तो हम नंबर 1 पे है, चीन 2 पे है, अमेरिका 3 पे है, मिस्र चौथे नंबर पे कपास के उत्पादन में, कॉटन। ये चीज है। अब आइए, यहाँ की घास छोटी और नुकीली होती है, ठीक है। अब एक मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं, मवेशी यहाँ चर के उपयुक्त है। विशाल मवेशी फार्म होते हैं, यहाँ बड़े बड़े मवेशियों को रखने के लिए फार्म होते हैं, जिसे रेंच कहते हैं। वही चीजें पंपास में, अर्जेंटीना में मिलेगा। रेंच, बड़े बड़े चारागाह हैं, हजारों की संख्या में पशु चल रहा है और घोड़े पर बैठा, वही गोल टोपी लगाए, रस्सा बांधे, कुत्ता को साथ में लिए और यूं लगाम लगाए, गाउच या काउ बॉय कहते हैं चरवाहे को। द पास्चर मैन इज कंसीडर काउ बॉय, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे आइए। बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे बड़ा पशु है। इस प्रदेश का, प्रेरीज प्रदेश का सबसे बड़ा पशु क्या है? बाइसन। हाथी पाया नहीं जाता। जिराफ भी अफ्रीका में होता है, अमेरिका में नहीं पाया जाता। हाथी है नहीं, गैंडा है नहीं, दरियाई घोड़ा नहीं है। तो सबसे बड़ा पशु सच पूछिए नॉर्थ अमेरिका का तो अभी बाइसन ही होगा, ठीक है, धरती पर का। अब आगे आइए। बाइसन के अलावे निरंतर शिकार के कारण ये पशु अब लगभग कम हो गए हैं और संरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में आ गए हैं। अब तो इनका संरक्षण मिलता है बाइसन को। यहां खरगोश, रैबिट, हेयर, कायोट, गोफर और प्रेरीज कुत्ता, एक खास कुत्ते का नष्ट होता है, प्रेरीज डॉग, यहां पाया जाता है। अब यहां के लोग कैसे हैं? द पीपल। फाउना हो गया, फ्लोरा हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल हो गया, रिवर हो गया, क्रॉप्स हो गया, क्लाइमेट सब हो गया। अब आई एरिया, लोकेशन सब हो गया। अब है पीपल।
उत्तर अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया। आज ये बहुत बड़ा फूड प्रोड्यूसर है, ग्रेन प्रोड्यूसर कंट्री है। गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरीज को विश्व का धान्यागार, ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरीज को, बास्केट ऑफ द केक कहा जाता है, और कॉर्न बेल्ट, मक्के की पेटी कहा जाता है। याद रखिए, तीन शब्द बने, मक्के की पेटी, कॉर्न बेल्ट और ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। अब आइए हम देखते हैं दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख, जब घास है, पशुपालक हैं, पशुपालन करेंगे तो दूध, तो डेयरी इंडस्ट्री, डेयरी फार्मिंग एक इंपॉर्टेंट व्यवसाय है। दूध का उत्पादन बहुत होता है। अमेरिका को 2007 में भारत ने लैग बिहाइंड, पीछे कर दिया एनुअल मिल्क प्रोडक्शन में। 2007 से भारत दूध के उत्पादन में नंबर 1 कंट्री है, अमेरिका सेकंड पे है। तो समझ लीजिए डेयरी इंडस्ट्री कितना हैवी है वहां। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला है। तो ग्रेट लेक से लेकर पूरब में अटलांटिक तक डेयरी इंडस्ट्री है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है, ये चीज है। कोयला और लोहे के माइंस भी इस घास के मैदान में जगह जगह पाए जाते हैं। इन प्रेरीज ग्रासलैंड द माइंस ऑफ कोल एंड आयरन फाइंड प्लेस टू प्लेस। अगला है खनिज पदार्थों के विशाल भंडार के अलावे सड़क, रेल और नहर की समुचित व्यवस्था है। इसे सड़क तो होगी, रेल है, समतल है तो रेल होगा, और नेविगेशन भी है, तो ये चीज है। नहर भी है, बिना नहर के कैसे सिंचाई होगी। यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। बिकॉज ऑफ दिस नेचर फीचर, दिस इज बिकम द बिग इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ यूएसए, इवन इन वर्ल्ड। अब यहां बॉक्स में कुछ चीजें हैं। काउबॉय का फोटो दिया है, देखिए, घोड़ा है, टोपी पहना हुआ है, बाकी चीजें इसका पूरा नहीं दिख रहा है कि मैंने रस्सा वस्सा कहाँ है, कुत्ता उत्ता, पर दूसरे किताब में देखिएगा, मिल जाएगा। अब आइए, यहाँ पे दिखाया हुआ एक मशीन है, कंबाइन। देखिए, कंबाइन एक एग्रीकल्चर रिलेटेड मशीन होता है, ट्रैक्टर से कुछ बड़ा, जिसमें फसल कट रहा है, हार्वेस्ट होकर के उसे तैयार कर रहा है, पैकिंग भी हो रही है, जिसमें जुताई, कल्टीवेशन भी किया जा सकता है। तो हर तरह के कृषि से जुड़े काम को अंजाम देने वाला एक भारी भरकम मशीन को कंबाइन कहते हैं। क्योंकि वहां बड़े लेवल पर, फार्म के लेवल पर बड़े बड़े खेत के टुकड़े हैं और खेती होती है बड़े पैमाने पर, तो कंबाइन मशीनों पर आधारित खेती होती है। अब अगला है आपका प्रेरीज में प्रमुख नगर, यानी प्रेरीज बेल्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज। शिकागो बिल्कुल सही है, मिनियापोलिस बिल्कुल है, इंडियानापोलिस बिल्कुल है, ठीक है। उसके अलावे जो है कैंसास बिल्कुल है, डेनेवर ये भी है, और कनाडा में जो कुछ इंपॉर्टेंट शहर है प्रेरीज वाले बेल्ट में, जिसमें लिखा हुआ है आपका एडमंड, ठीक है, एडमंटन। तो एडमंटन जो है मुझे तो ज़्यादा याद रहता है, बिकॉज मेरी सिस्टर और जीजा जी जो हैं कनाडा के एडमंटन में ही रहते हैं। तो एडमंटन। दूसरा है आपका, ठीक है, सेस्काटन, फिर कैलगरी और विनीपेग। बताया था ना विनीपेग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी, तो ये ट्रांस कनाडियन जो रेल है वो हैलिफैक्स से जो वैंकूवर पश्चिम में जाती है, विनीपेग से प्रेरीज लैंड से गुजरती है। अब बेटा एक तो आपको पढ़ा दिया, अब दूसरा आपका आ गया वेल्ड। देखिए ये जो है आपका, ये फिनिश्ड। अब हम कहां फोकस करने जा रहे हैं, वेल्ड पे। अब इस पे गौर से सुनिए, जो वेल्ड है, ध्यान देना है, ये साउथ अफ्रीका के साउथ ईस्टर्न कोस्टल पार्ट में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है डेकेंसबर्ग। उस डेकेंसबर्ग के पश्चिम से शुरू होकर पश्चिम में केपटाउन, यू नो केपटाउन तक, प्लस जो साउथ अफ्रीका में दो नदी है, एक डेकेनबर्ग से निकलती है और केपटाउन के पास अटलांटिक में जाके गिरती है, जिसका नाम है ऑरेंज रिवर। जो ऑरेंज कलर है वो ऑरेंज, या संतरा समझ लीजिए, ऑरेंज रिवर। दूसरी नदी है लिम्पोपो। लिम्पोपो ये वही नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। द सिंगल रिवर इन द वर्ल्ड दैट क्रॉस, ठीक है,
लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न टू टाइम, यही है वो। तो लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर मिलके ये मैदान तैयार करता है, जो डेकन्सबर्ग की पहाड़ी पूरब से शुरू होकर के पश्चिम में केपटाउन तक है। साउथ अफ्रीका देश में है, अफ्रीका में। यह भी एक सब ट्रॉपिकल टेम्परेट ग्रास लैंड है। अब आइए इसके बारे में वही चीजें पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश काल में इस उपनिवेश में इस घास के मैदान का नाम वेल्ड रखा गया। तो ब्रिटिशर्स का ये कॉलोनी था और वहां पर उसने इस घास के मैदान का नाम वेल्ड रखा। अब आइए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को वेल्ड कहते हैं। इसकी हाइट फ्रॉम सी लेवल 600 मीटर से लेकर 1100 मीटर तक है। 600 मीटर से 1100 मीटर के बीच का हाइट है फ्रॉम सी लेवल। इसकी चौड़ाई जो है काफी है, लेकिन कहीं कहीं बीच बीच में पहाड़ियां उभरी हुई है। ज्यादा ऊंची नहीं है, ये हल्की फुल्की पहाड़ियां हैं और ये डेकेंसबर्ग से घिरा है। पश्चिम में कालाहारी डेजर्ट तक चला जाता है। आप भी जानते हैं, पश्चिम में केपटाउन भी बोला मैंने, प्लस केपटाउन के ऊपर साउथ अफ्रीका के बाहर दो देश हैं, बोत्सवाना और दूसरा है आपका ये क्या कहते हैं, नामीबिया। तो नामीबिया कोस्टल है और बोत्सवाना उसके बगल में है, और इन दोनों देशों में फैला हुआ एक डेजर्ट है कालाहारी, सैंडी डेजर्ट। तो कालाहारी तक ये ग्रासलैंड पहुंचता है, नामीबिया नहीं जाता, बोत्सवाना के पास बॉर्डर तक रहता है। ये भी समझ गए। यहां पर देखते हैं 1600 मीटर की ऊंचाई पर भी देखते हैं कुछ वेल्ड ग्रासलैंड है। ऑरेंज और लिम्पोपो नदी इसे तैयार करती है, ठीक है, और लिम्पोपो की कुछ सहायक नदियां सब मिलकर से तैयार करती है। अब यहां के जलवायु को देखिए, तो जलवायु यहां देखते हैं महासागर के प्रभाव के कारण वेल्ड की जलवायु नम है। मैंने कहा ना ये कोस्टल थोड़ा है, तो कोस्टल है तो नमी हमेशा बनी रहेगी। जैसे कोलकाता में, मुंबई में नमी बनी रहती है, मद्रास में बदन चिपचिपा होता है, तो नमी मॉइस्चर क्लाइमेट है। और यहां टेम्परेचर 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहता है। शीत ऋतु में मौसम जो है कोल्ड एंड ड्राई हो जाता है, कोल्ड एंड ड्राई, ठंडा और शुष्क हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जोहान्सबर्ग जो एक बड़ा एरिया है यहां पर, उसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री के आसपास चला जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। वेल्ड क्षेत्र में जो रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, वर्षा होती है, वह नवंबर में और फरवरी के बीच में होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने। अपने यहां तो जून से सितंबर है, वहां नवंबर से फरवरी में वर्षा होती है। यानी वहां जो वर्षा होती है वह ग्रीष्म ऋतु में होती है। हमारा भी ग्रीष्म ऋतु में होता है। सूरज तब हमारे तरफ होता है, 21 जून को देखते हैं, इक्वेटर के नॉर्थ में होता है ना, मार्च, अप्रैल, मई से, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा हुई। और जहां पर ये है, हम तो बेटा यहां है, साउथ अफ्रीका यहां है, तो जब सूरज इधर आएगा तो यहां ग्रीष्म ऋतु होगा। तो यहां सूरज कब आता है आप भी जानते हैं, 23 सितंबर के बाद जाता है। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये ग्रीष्म ऋतु होगा। याद रखिएगा, जैसे भारत में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, दक्षिण अफ्रीका में भी ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है। ये माइंड मेकअप करना पड़ेगा, ठीक है। यह वेल्ड के तटों पर गर्म महाद्वीपीय जलधारा से प्रभावित होने के कारण होता है। यानी वहां जो वर्षा होती है उससे कैसे होता है, तो वहां जो स्थानीय स्तर पर सागर है तटीय प्रदेश में, गर्म होकर के बादल का निर्माण करता है वेपोराइजेशन से, और फिर वो बारिश हो जाती है। ये मतलब है। चलिए, अब है हमारा वेल्ड में वनस्पति क्या क्या है और प्राणी कौन कौन से हैं। लाल घास वेल्ड की झाड़ियों में पैदा होती है। वेल्ड में कौन सी घास? रेड कलर का ग्रास पाया जाता है। बबूल के पेड़ पाए जाते हैं, पैरोला का पेड़ पाया जाता है। जानवरों में यहां पे शेर, लॉयन, तेंदुआ जिसको कहते हैं लेपर्ड, चीता, पैंथर और कुडू एक जानवर है, ये सब पाया जाता है। यहां के जो नेटिव है, निवासी, वेल्ड में जो है पशुपालन और खनन प्रसिद्ध है। यहां पे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग अच्छी होती है, और खनन, माइनिंग, अब माइनिंग भी होती है।
आपको मालूम है जोहान्सबर्ग गोल्ड माइंस है और 4 किलोमीटर गहरा हो चुका है। वर्ल्ड डिपेस्ट गोल्ड माइंस जोहानिसबर्ग। कौन से घास के मैदान में स्वर्ण खदान है? तो बोलिएगा ना जोहानिसबर्ग वेल्ड ग्रासलैंड। कौन से घास के मैदान में हीरो के खान डायमंड का माइंस पाया गया है या है? किम्बरले माइंस डायमंड के लिए कहां? वेल्ड ग्रासलैंड, साउथ अफ्रीका। तो किम्बरले मालूम ही है ना, किम्बरले एक एज होता है ज्योग्राफी में, और एज के अकॉर्डिंग उस एज में जो पत्थर बने उस रॉक्स को हम किम्बरले रॉक्स कहते हैं, और उसी रॉक्स में मोस्टली मिलते हैं डायमंड्स। इसलिए वहां पर डायमंड्स के लिए किम्बरले माइंस फेमस है, जोहानिसबर्ग गोल्ड के लिए फेमस है। ये दोनों जो है वेल्ड ग्रासलैंड में है, साउथ अफ्रीका में है। ऐसे सवाल आते हैं, जवाब देना है आपको। अगला यहां पर हम देखते हैं मक्का, गेहूं, ज्वार, अखरोट, आलू। यानी अखरोट का दिमाग रखना है, आलू होता ही है, मक्का ज्वार ये सब है, धान की भी खेती होती है। यहां भेड़ पालन बहुत महत्वपूर्ण है, यानी शिप फार्मिंग होती है। और भेड़ का जो यहां मुख्य देखते हैं, मुख्य प्रोफेशन व्यवसाय है। यहां पर एक खास किस्म के भेड़ जो काफी विकसित ऊन देता है, मैरिनो। तो मैरिनो एक भेड़ की नस्ल है जो यहां पाया जाता है, और इसका सप्लाई पूरी दुनिया में है। हम भी प्रत्येक वर्ष 200 मैरिनो भेड़ लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और क्रॉस ब्रीडिंग करा के भेड़ को आगे बढ़ाते पाल करते हैं, और उससे ऊन प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, भेड़ मैरिनो किस्म। अब आइए, तो मैरिनो भेड़ कहां का है? साउथ अफ्रीका का है। कौन से ग्रासलैंड का है? वेल्ड ग्रासलैंड। भेड़ पालन यहां का लोग मुख्य है। अच्छा, दुग्ध उत्पादन भी यहां महत्वपूर्ण है। पशुपालन गर्म और नम प्रदेशों में किया जाता है। मक्खन, चीज, दूध पदार्थ का उत्पादन होता है और निर्यात भी होता है। डेयरी फार्मिंग है तो निर्यात भी होगा। वेल्ड खनिजों का प्रचुर भंडार है। लोहे का, कोयले का माइंस है, सोना और हीरे का है। जोहानिसबर्ग विश्व प्रसिद्ध, मालूम ही है क्या है? खदान है। याद रखिएगा, जोहानिसबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यह क्वेश्चन बनेगा, जोहानिसबर्ग को क्या कहा जाता है? गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के सोने स्वर्ण की राजधानी। द गोल्ड कैपिटल ऑफ वर्ल्ड इज जोहानिसबर्ग। इट इज ए गुड क्वेश्चन। हीरा और सोने का खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित हुए, और धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का, नीदरलैंड का गुलाम बन गया। तो ये ध्यान में रखिएगा बेटा, ये आपका फिनिश्ड हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट लाइफ इन डेजर्ट। देखिए आप, ये तो क्लियर हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट था। टेंथ चैप्टर है लाइफ इन डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में जीवन। ठीक है बेटा,
बेटा आ जाइए, हमारे पास हाफ एन आवर है, काफ़ी है, घबराना नहीं है, आराम से होगा। आज आपका 7th क्लास लास्ट करेगा। देखिए बेटा, अब हमें टाइटल क्या है? 10वां चैप्टर लाइफ इन डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन, जिंदगी। तो दो, इसने दो एग्जाम्पल उठाए हैं। ये देखिए, एक है ये अफ्रीका का मैप, और अफ्रीका का नॉर्थ अफ्रीका। नॉर्थ अफ्रीका का ये जो रीजन है, ये है आपका सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है, वेस्टर्न पार्ट्स की तरफ से। और ये रेतीला रेगिस्तान है, रेतीला यानी सैंडी डेजर्ट, सैंडी, ये सैंडी डेजर्ट है। ये हॉट है, हॉट है यानी ट्रॉपिकल रीजन के आखिरी छोर पे है। तो ट्रॉपिकल रीजन नहीं बोलेंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन पे इक्वेटर के आसपास कोई डेजर्ट होता ही नहीं है, नहीं पाया जा सकता, संभव नहीं है। तो याद रखिएगा, फिर भी ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में है। तो ये सैंडी है, हॉट है, ये लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड भी है। और भारत का जो पूरा का पूरा एरिया है, उसका लगभग 3.5 गुना बड़े एरिया में ये डेजर्ट फैला हुआ है। सोचनीय बात है, ये ध्यान रखिए, 3.5 गुना। अब आइए, ये हो गया आपका अगले पॉइंट पर। दूसरा एग्जाम्पल उठाया है कहाँ का? लद्दाख का। जो हमारा जम्मू कश्मीर अब दो पार्ट में बटा है, तो एक जम्मू कश्मीर हो गया जो बहुत छोटा गया, और लद्दाख एरिया सबसे बड़ा हो गया। तो लद्दाख हमारा जो है, ये याद रखना है, तो लद्दाख एक यूटी बन गया है। ये लद्दाख में रॉकी डेजर्ट, पथरीला, और ये ही कोल्ड है, शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल बोलिए, पथरीला मरुस्थल के लिए एक ही बात है, वो कोल्ड रीजन में है। ये इंडिया में है, लद्दाख यूटी, यूनियन टेरिटरी में। लोकेशन हो गया, ये शीत है, वो कोल्ड है, वो हॉट है, वो सैंड है, डेजर्ट है, ये पथरीला है, पत्थर जैसा है। ये चीज है, आजकल तो रोज देख रहे हैं, गलवान घाटी से लेके लेह वगैरह रोज टीवी पर चल रहा है, तो आजकल रोज दर्शन आपको होते हैं। चलिए, यहां तक समझ गए। अब इसके बारे में जो किताब बोलता है उस पर ध्यान देंगे। उससे पहले 2 मिनट मेरी बात को सुनिए। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स। डेजर्ट्स मतलब मरुस्थल, रेगिस्तान, ऐसा जगह जहां पर बारिश ना होने की वजह से वहां के जमीन का उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, या तो वो पत्थर में बदल जाता है हार्ड होके, या फिर रेत की तरह उड़ने लगता है, मॉइस्चर खत्म हो जाता है उसे। एक तिनका भी, घास भी ढंग से नहीं उग सकता, खेती बाड़ी नहीं हो सकती। पानी की किल्लत की वजह से नदी नाले सब लगभग नहीं होते, सूख जाते हैं, बहुत कम होते हैं, और यहाँ पर लोग कम से कम तादाद में बसते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जहाँ नदी है, कोई झील है, या कोई मरुस्थल निकल आया है, तो ऐसी परिस्थिति, सॉरी, मरुस्थल के बीच में कोई पानी का स्रोत निकल आया है, तो वहां पर आबादी बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो एक सैंडी डेजर्ट होता है जो रेत वाला है, जैसे सहारा है, अपना थार रेगिस्तान है, ये सब चीजें, कालाहारी है। और दूसरा है जो कोल्ड डेजर्ट है, शीत। शीत मतलब ठंड प्रदेश में, या तो पूरा रेगिस्तान है, सॉरी, पूरा पत्थर ही पत्थर है, जैसे इंडिया का लद्दाख है, आपका गोबी, गोबी डेजर्ट मंगोलिया में है, सेरा नेवेदा यूएसए में है। ये सब क्या है? आपका रॉकी डेजर्ट्स है। और एक होता है बेटा कोल्ड डेजर्ट। तो कोल्ड डेजर्ट में रॉकी भी आ सकता है, और स्नो, यानी पूरा बर्फ की चादर पड़ी रहती है। साइबेरिया लगभग बर्फ की चादर से ढका है, अलास्का बर्फ की चादर से ढका है, ग्रीनलैंड का साउदर्न पार्ट बर्फ की चादर से ढका है, वो स्नो ही स्नो है, यानी वो भी एक डेजर्ट है, बर्फ ही पड़ा रहता है। तो 3 तरह से डेजर्ट है। कोल्ड डेजर्ट पे 2 पार्ट आते हैं। हॉट डेजर्ट में एक आता है सैंडी डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में 2 आते हैं, एक रॉकी और एक स्नो डेजर्ट। ठीक है, यहां पे बात है कोल्ड एंड हॉट की। चलिए ध्यान से देंगे। बताया था ना कि जिस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जल धाराएं बहती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र में, तटीय प्रदेश में जल का वाष्पीकरण नहीं होता, अर्थात उस क्षेत्र में ऊंचे ऊपर आसमान में बादल नहीं बनते, और बादल यानी वर्षा नहीं होगी, वह एरिया डेजर्ट हो जाएगा। बताया था, चाहे कैलिफोर्निया हो, अटकामा हो, कालाहारी हो, सहारा,
या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू। नाउ पहले इस पे फोकस करें। तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म ठंडे हो सकते हैं, गर्म और ठंडे। मैंने कहा ये हॉट और ये कोल्ड, पहले लिख दिया हॉट एंड कोल्ड। आइए, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत उपलब्ध होता है लोग वहां कृषि करने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत पानी उपलब्ध होता है। गर्म रेगिस्तान सहारा का एग्जाम्पल इन्होंने उठाया है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और 8.54 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, यानी इंडिया से लगभग 3.5 गुना ज्यादा। यहां पे 4 गुना दिखाया है तो 3.5 गुना ज्यादा, या जो भी मान लीजिए। सहारा रेगिस्तान 11 कंट्रीज में फैला हुआ है। हमने लिखा है 11 देशों में फैला हुआ है। बिल्कुल सही। वो 11 देश अगर आप देखें तो ये 11 देश में कौन कौन है? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, वेस्टर्न सहारा रीजन, ये सब है। बिल्कुल सही। अब आइए, मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है और ये बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों के रूप में भी बहुत जगह उभरा हुआ है। और 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची कुछ कुछ चोटियां यहां पे हैं इन मरुस्थलों के बीच में। पेज टर्न किया, 72 पे आ गए और पिक्चराइजेशन है, मैप है कि दिखाया ये कहां है, आपके सामने में है। यानी आप कह सकते हैं कि ये वेस्ट में अटलांटिक महासागर को टच करता है और ईस्ट में रेड सी को टच करता है। यहां पर क्या है? ईस्ट में रेड सी लाल सागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर, और उत्तर में भूमध्य सागर को टच करता है। देखा आपने? पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में भूमध्य सागर और पूरब में रेड सी को टच करता है। ये इंपॉर्टेंट। अब आइए नॉर्थ में, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है इसके बीचों बीच, नो डाउट गुजरती है। यहां से एक नदी गुजरती है दक्षिण से उत्तर की ओर, जिसका नाम है नाइल, नील नदी इस रेगिस्तान से गुजरती है और अपने आसपास के क्षेत्र को हरा भरा बनाती है, रेगिस्तानी जुनून से साइड कर देती है, पर फिर भी रेगिस्तान तो है। अब अगले पॉइंट पर एक लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? तो उसको पढ़ देता हूं। आज का सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा था, बिल्कुल हरा भरा था। कहते वहां सागर था, लेकिन समय के साथ चट्टान उभर आया और वो चट्टान के ऊपर रेत के मैदान सदियों से चलते चले गए। और ये रेत के मैदान, ये सब क्या थे? सागर का बेड था, ओशियन बेड था, उसके जो सिल्ट थे वो। तो वहां सागर था, समय के साथ उभरा और रॉक्स डेवलप हो गया, और रॉक्स के ऊपर जो तलछट थे, सेडिमेंटेशन था सागर का, वो मॉइस्चरलेस होकर धीरे धीरे रेत में बदल गया, क्योंकि यहां पे समुद्री मछलियों के कंकाल, जीवाश्म, कांटे मिलते हैं, समुद्री जीवों के कंकाल मिलते हैं। इस रेगिस्तान के नीचे पूरा पठार है, रॉक्स है। पूरा अफ्रीका का 80% एरिया प्लेटो है, पठार है। सभी महाद्वीपों में सबसे समतल महाद्वीप, मिनिमम लैंड स्केप, मिनिमम समतल, अफ्रीका है। अफ्रीका पूरा एक पठार है, उस पठार के ऊपर रेत है जो कभी समुद्र का सिल्ट था, तो ये उभर के आ गया, ये याद रखिए। तो कह रहा है कि सहारा रेगिस्तान में देखते हैं, गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है कि यहां नदियां थे, मगरमच्छ पाया जाता था, हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, ये सब बकरियां, जानवर यहां थे। यहां का जलवायु परिवर्तन से बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया। तो सही बात, क्लाइमेट चेंज होता है लाखों लाखों वर्ष में और चीजें बदल गई। सहारा के अल अजीजिया नाम का याद रखिएगा। सहारा क्षेत्र में एक देश है लीबिया। लीबिया के साउथ वाले पार्ट में एक क्षेत्र है, एक सिटी है, एरिया है, जिसका नाम है अल अजीजिया। अल अजीजिया में 1922 में, अब तो 98 साल हो गया, 1922 में वहां पे टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। हमारे पृथ्वी पर जहां लोग रहते हैं
उन रहने वाले स्थानों में सबसे ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। क्या? 57.7 डिग्री सेल्सियस। यहां तो 47 डिग्री आने पर मरने की नौबत आ जाती है, तो जरा सोचिए 10 डिग्री और मायने रखता है। तो जब भी पूछे वर्ल्ड हॉटेस्ट प्लेस, योर आंसर विल बी अल अजीजिया इन लीबिया, recorded temperature 57.7 degrees Celsius that was measured in 1922, 98 years before. Hot question. तो पूरी दुनिया का हॉटेस्ट प्लेस है। अब आइए, जलवायु में कहता है अत्यधिक गर्म और शुष्क, यानी यहां की जलवायु क्या है? बहुत हीटेड है, सहारा है, रेगिस्तान है, बारिश नहीं है। वर्षा ऋतु स्मॉल शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बस। आकाश बादल रहित, आकाश में बादल नहीं होते, क्लाउडलेस, निर्मल, साफ सुथरा। यहां नमी संचय होने का अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाता है। यहां पर मॉइस्चर है ही नहीं, थोड़ा भी मॉइस्चर बनेगा, बारिश होगी, तुरंत वेपोराइज होकर के नमी जो है उड़ जाती है। यहां दिन का तापमान जनरली 50 डिग्री सेल्सियस है। ऑब्वियसली रात का टेम्परेचर 30 डिग्री पर आ जाता है, 25 डिग्री पर आ जाता है। 20 से 25 डिग्री का फ्लक्चुएशन डे और नाइट में है। ताप का विकिरण होने के चारों तरफ इसे गर्म शुष्क हवा बहती है। रात अत्यधिक ठंड होती है, मैंने पहले ही कहा। तापमान गिरकर हिमांक बिंदु पर भी कभी कभी चला जाता है। दिन में 50 डिग्री, रात में 20, 25, 30 डिग्री। लेकिन कभी कभी जो शीत ऋतु का मौसम आता है, जैसे देखिएगा, तो कब? तो जैसे देखिए, सूरज जब ऑस्ट्रेलिया की ओर, साउथ की ओर बढ़ेगा, ऑब्वियसली दक्षिण अफ्रीका के ऊपर जाएगा, तो सहारा रेगिस्तान की तरफ क्या होगा? जैसे हमारे देश में होगा शीत ऋतु। शीत ऋतु में दिन का टेम्परेचर 40, 45, 50 बना रहता है, लेकिन रात का टेम्परेचर समटाइम्स कहां आ जाता है? हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट पर, यानी 2, 3, 4, 5 डिग्री, -1, 2 के आसपास आ जाता है। ये चीज वनस्पतियां और प्राणी, फौना एंड फ्लोरा यहां क्या है? याद रखिएगा, सहारा रेगिस्तान में वनस्पतियां क्या होगा बेटा? बबूल होगा, अंकेशिया, कैक्टस, क्या कहते हैं, खेजरी, बेर, खजूर, पाम, डेट, यही सब होगा। बिल्कुल है। अब आइए, यहां कुछ स्थानों पर मरुत्थान होते हैं और खजूर के पेड़ बहुत लगाए जाते हैं, बाग बगीचे। मरु उत्थान क्या होता है? इसे मरुत्थान हिंदी में, अरबी में नखलिस्तान, इंग्लिश में ओएसिस कहते हैं। जब कभी हवा के दबाव से किसी खास जगह का रेत उड़ करके कहीं भी जाए, पर उस जगह पर रेत खाली होता जाता है, गड्ढा बनता जाता है, और अगर उसके नीचे कहीं वाटर है तो वो दिख पड़ता है। वाटर दिखा, ऑक्सीडेशन हुआ, वेजिटेशन स्टार्ट, और उस वेजिटेशन से आसपास पेड़ पौधे लगे, लोग आसपास खेती करने लगे, घर बसा लिए, एक हरा भरा क्षेत्र यानी रिहायशी क्षेत्र बन जाता है। रेगिस्तान में तो जहां पानी होगा, जहां नदियां होगी, झील होगी, वहीं लोग रहेंगे। तो इस तरह से बने हुए झील को आप पलाया लेक कहते हैं, ओएसिस कहते हैं, नखलिस्तान कहते हैं, मरु उद्यान कहते हैं, और इनकी बस्तियों को भी नखलिस्तान, मरु उद्यान कहते हैं। ऐसा कई मरु उद्यान सहारा रीजन में पाया जाता है। चलिए अब आइए, तो अब हम देखते हैं यहां पर, ये हो गया तापमान गिरकर हिमांक पे आ गया, सहारा रेगिस्तान, मरुत्थान है। अब आइए, ऊंट, कैमल्स, मालूम ही है इसको रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, शिप ऑफ डेजर्ट ऊंट को कहते हैं। लकड़बग्घा, हाइना, एक बहुत ही खतरनाक जानवर है, वो यहां पाया जाता है। देखते हैं, शेर के पीछे पीछे लकड़बग्घा रहेगा, जब शेर शिकार करके मन भर लेगा तो लकड़बग्घा आके खाने लगेगा। खुद जल्दी शिकार नहीं करता, हालांकि कर लेता है, पर वो झुंड में रहता है। लकड़बग्घा बहुत खतरनाक जानवर है, ठीक है, याद रखिए। अब आइए, लोमड़ी, फॉक्स है। बिच्छू, डेजर्ट में रेप्टेलियाज बहुत होंगे, बिच्छू होगा, मकड़ी होगा, सांप होंगे, और जो भी है पानी कम होगा तो याद रखिएगा वो ज्यादा जहरीला होगा। जहां पानी ज्यादा होगा जहरीलापन कम होगा, जहां पानी कम होगा जहरीलापन ज्यादा होगा। मध्य एशिया,
वेस्ट एशिया, पानी कम लिखिए, लोग बहुत जहरीले हो जाते हैं, ठीक है ना, आतंकवादी हो जाते हैं। चलिए अब आइए, छिपकलियां यानी रेप्टिलियाज बहुत होते हैं। अब आइए, लोग कैसे हैं? तो यहां पर एक कबीला है बेदुइन, बद्दू कबीले या बेदुइन, दूसरा है तुआरेग, ये सब कबीले हैं, ये चलवासी हैं, आज यहां कल वहां परसों वहां, ये सब चलते रहते हैं, खाना बदोश हैं, हमारे गुजर की तरह, हमारे क्या कहते हैं वो, चांगपा की तरह, बद्दी की तरह, ये चीज है। तो ये है, ये भेड़ बकरियां ऊंट घोड़े पालते हैं, पशुधन ही इनका सब कुछ है, दूध, खाल, और खाल जो लेते हैं तो उसे पेटी बनाते हैं, जूते बनाते हैं, बोतल बनाते हैं, देखते हैं ऊंट के खाल से पानी वाला बोतल बनाते हैं। याद है वो पिक्चर आई थी अपनी केसरी, केसरी में वो है ना, वो सबको पानी पिलाता है, युद्ध जो हो रहा है, तो वो जो है पूरा क्या है, ऊंट का थैला होता है, ऊंट के चमड़े का, क्योंकि मोटा होता है तो पानी ठंडा बना रहेगा, गर्म नहीं होगा और प्रिजर्व रहेगा और जल्दी फटे वटेगा नहीं, ठीक है, जैसा हॉट वाटर बैग नहीं होता वैसे समझिए। तो याद रखना है, वहां पर चमड़े से वो जूता भी बनाते हैं, पानी ढोने के लिए भी बॉटल बनाते हैं, बॉटल कहिए जो भी कहिए, लेदर बॉटल हुआ, और पेटियां वगैरह बनाते हैं खाद से, और चटाई भी, बाल जो होता है जानवरों के बाल या चमड़े, उसी से चटाई बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, कपड़े और कंबल भी। जानवरों के खाल देखिए, हमारे शिव जी पहनते थे ना स्कर्ट बना करके, तो शिव जी क्या है, वो क्या है, और वही बिछा करके तपस्या करते थे ना बाघ के छाल पे, तो उनके लिए वो चटाई भी है, मैट भी है, और कपड़े भी हो गए, तंबू भी बना सकते हैं बड़े बड़े जानवरों के, तो सब ये करते थे। अब है नील घाटी, वही नाइल रिवर जो इजिप्ट सूडान से निकलती है, नील नदी की घाटी, कह रहा है कि यहां पर जल की उपलब्धता होने से खजूर के पेड़ बहुत हैं, कपास की खेती होती है, धान की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, चावल उपजाया जाता है, गेहूं उपजाया जाता है, और सेम सेम की फलियां बहुत उपजाई जाती है। फिर है यहाँ पे तेल की खोज, संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले क्षेत्र डेवलप हो जाने से यहां पर देखते हैं बड़े बड़े शहर विकसित हो रहे हैं, रेगिस्तान का पूरा अंदाज ही बदल गया है। सऊदी अरब वगैरह ही देखिए ना, दुबई देखिए, शारजा देखिए, ये क्या है, रेगिस्तान अब नखलिस्तान होता जा रहा है। पैसा इतना ज्यादा है कि पूरी प्रकृति को हम अपने अंदाज में, अपने फिटिंग के हिसाब से तय कर देते हैं। तो ये चीज है। लोहा और फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, यहाँ के इंपॉर्टेंट माइंस हैं, लोहा है, मैग्नीज है, फास्फोरस है, यूरेनियम है, इंपॉर्टेंट माइंस है। यहाँ पर सुपर महामार्ग, बड़े बड़े महामार्ग बन गए हैं। पहले लोग अपने माइंस की चीज़ों को, वस्तुओं का व्यापार ऊंट पे करते थे, ऊंट बहुत कुछ ढोता था, अब उसकी जगह पर क्या आ गया है, ट्रक आ गया है। बदलता हुआ रेगिस्तान बता रहा है। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले, बताया था ना पहले समंदर था, अब यहाँ पर दिया मरुत्थान क्या होता है, हमने पहले ही बता दिया। यहाँ पर मोरक्को में एक मरुद्धान यानी नखलिस्तान है, ओएसिस, जिसका नाम है टेफिलालेट। टेफिलालेट 13,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला है, जो सबसे बड़ा नखलिस्तान है। यानी नखलिस्तान यानी एक ऐसा जगह जहां पानी है, झील है, हरा भरा है, खेती करते हैं लोग, आवास बना के रहते हैं। अब आप कंपेयर करिए, यहां पे वो हो गया बेटा आपका ये क्लियर। अब आप यहां पढ़ने आ रहे हैं, इस जगह को पढ़ रहे हैं, अपना लद्दाख। हमारे पास 15 मिनट है, काफी है, और चूंकि लद्दाख अपने देश का है तो दिमाग में तो सारा स्केल है ही आपके पास। ठंडा रेगिस्तान है, यहां रेत नहीं है, पथरीले जगह है, इतने कोल्ड डेजर्ट हैं, माइनस टेम्परेचर होता है। देखिए जरा, लद्दाख शब्द दो शब्दों से बना है। ये तिब्बती परिवार भाषा का शब्द है। ला का मतलब होता है पर्वतीय रास्ते, माउंटेन पास, दर्रा, जैसे कहते हैं ना, मानाला, शिवकीला, लिपुलेखला, जोजीला, जोजीला, तो ला मतलब पहाड़ी रास्ते, दर्रा, और दाख का मतलब होता है बेटा देश, यानी दर्रों का देश, जहां कई रास्ते हैं, पहाड़ी रास्ते, लद्दाख, दर्रों का देश। लद्दाख को एक और नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं खापा चांद, खा पा चांद, चल, तो खापा चांद, लद्दाख को ही दूसरे नाम से जाना जाता है खापा चांद, ये याद रखिएगा। तो खापा चांद है, जिसका अर्थ होता है हिम भूमि। हिम मतलब ग्लेशियर, भूमि मतलब लैंड, द लैंड ऑफ ग्लेशियर, इट इज लद्दाख। द लैंड ऑफ माउंटेन पास,
इट इज लद्दाख। ठीक है, अब आइए बेटा, लद्दाख में कारगिल है और कारगिल के पास एक जगह है द्रास। क्या है? लद्दाख में कारगिल है, कारगिल के पास क्या है? द्रास। याद रखेंगे, द्रास कारगिल के पास है, हेडक्वार्टर है। और द्रास का इंपॉर्टेंस क्या है? वर्ल्ड सेकेंड कोल्डेस्ट प्लेस, द्रास इन लद्दाख, कारगिल रीजन। समझ में आई बात? कहेंगे फर्स्ट कौन सा है? ओखोटस्क, सॉरी ओखोटस्क नहीं, सॉरी क्या कहते हैं वो, बड़ा अच्छा नाम है उसका, हाँ, बरखोनियास्क। ध्यान देंगे, वर्ल्ड कोल्डेस्ट प्लेस अंटार्कटिका में वॉस्टक है, जहां -89 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। वहां जनरली -25 से 30-35 डिग्री सेल्सियस रहता है अंटार्कटिका, बट देर आर नो लिव पीपल। तो जहां लोग रहते हैं उसमें सबसे तो वो है रसिया के साइबेरिया के बरखोनियास्क। तो बरखोनियास्क इज कोल्डेस्ट। यहां पे -68 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, और जनरली -40 से 60 होता ही है डिग्री सेल्सियस। तो बरखोनियास्क, साइबेरिया, रसिया फर्स्ट। सेकेंड कोल्डेस्ट द्रास इन इंडिया, लद्दाख। ठीक है, अब आइए अब देखते हैं बेटा, ठंडा रेगिस्तान है ये, इसके उत्तर में काराकोरम। बेटा इसको हम नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन लेंगे। तो लद्दाख जो एक पूरा एरिया है जिसका हेडक्वार्टर लेह है, जिसकी दो क्या कहते हैं वो डिस्ट्रिक्ट है। एक लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है जो भारत का सबसे बड़ा एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट है, और दूसरा कारगिल डिस्ट्रिक्ट है। कारगिल, याद रखिए। तो लद्दाख का लेह है और पूरे लद्दाख का भी हेडक्वार्टर लेह है और कारगिल है। रिमेंबर, लद्दाख एक ठंडे जगह पे है, ऊंचे जगह पे है। लगभग ये 5000 मीटर से 8000 मीटर के बीच में फैला हुआ सी लेवल से, इतने हाइट पे है, 5000 से 8000। और इस लद्दाख रेगिस्तानी क्षेत्र के उत्तर में काराकोरम माउंटेन चेन है और दक्षिण में जास्कर माउंटेन चेन है। काराकोरम में कई नदियां बहती है, जास्कर में जास्कर रिवर बहती है, और लद्दाख रीजन में सियोक नदी बहती है, इंडस रिवर बहती है, और भी छोटी मोटी नदियां बहती है। अब आइए, सिंधु नदी यहां पर बहुत बड़ी घाटी बनाती है और गॉर्ज बनाती है, कटिंग मार के बहती है। ये नहीं मैदानों की तरह गड्ढा कटिंग मार के, गॉर्ज महाखड्ड बनाती है नर्मदा की तरह। लद्दाख की ऊंचाई क्लियर हो गया। फिर यहां पर दिया अत्यधिक शीतल और शुष्क। बिल्कुल शीतल है तो शुष्क होगा। जो कोल्ड रीजन होगा वो ड्राई भी होगा। ये गांठ बांध, कोल्ड मस्ट बी ड्राई। और यहां पे ग्रेगो हिमानी कई ग्लेशियर्स हैं। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई यहां 3000 मीटर से 8000 दिया, लेकिन एक्चुअली जो लद्दाख वाला क्षेत्र है वो 5000 से 8000 मीटर के बीच में। अब आइए, अत्यधिक शीतल और शुष्क है। ऊंचाई पर वायु पर जो है देखते हैं परत पतली हो जाती है। जब हाइट पे जाते हैं तो एयर का जो मोटाई है फ्लेकिंग, वो पतला हो जाता है, नेचर है। अब आइए, इसमें सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता से महसूस होती है। देखा, ऊपर है तो ठंड है, लेकिन वायु पट्टी कम होने से आराम से सूरज की रोशनी इन वायुमंडल को चीर करके धरती पर आएगी। इसलिए उस ठंडे प्रदेश में, ऊंचे प्रदेश में होते हुए भी हमें काफी गर्मी महसूस नहीं होती, लेकिन जो तेज है, जो हीट है सन का, वो बनता है। अगर एक इंसान वहां पर सोचे कि चेहरा पे धूप ना पड़े तो छांव में बैठ जाए और पैर वाला एरिया जो है वो धूप में दे दे ताकि गर्मी महसूस हो, तो बीमारी हो जाएगी। याद रखिएगा, बीमारी कौन सा होगा? हीट फ्रॉस्ट, सॉरी फ्रॉस्ट बाइट, हीट बाइट। याद रखिएगा, एक तरफ जम जाएगा तो एक तरफ ये हाल हो जाएगा। ये है, बॉडी इतनी जल्दी टेम्परेचर को मैनेज नहीं कर पाएगी, ये स्थिति है। शीत ऋतु में यह बर्फीला ठंडा हो जाता है और हर समय -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगभग बना रहता है। ये जो एरिया है रेन शेडो एरिया है लद्दाख, वृष्टि छाया प्रदेश। रेन शेडो मतलब वृष्टि छाया प्रदेश। यहां पे वर्षा ना के बराबर होती है। 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के बीच एनुअल रेनफॉल होती है।
और वो भी क्लाउड ब्रस्ट के रूप में, बादल के फटने के तौर पे होती है। अब आइए यहां पर देखते हैं, यदि आप, ये तो हो ही गया वनस्पति और प्राणी। तो वनस्पतियों में यहां पर उच्च शुष्कता है, हाइड्राइटी है। वनस्पति ना के बराबर है, वेजिटेशंस ना के बराबर है। ठीक है। अभी वांगचुक को आपने फेसबुक पर लाइव देखा होगा, जो गलवान घाटी को लेकर जो बता रहे थे, पेंगोंग को लेकर के, और वो जहां बैठे देखते हैं बहुत कम ही फॉरेस्ट है। अब आइए, यहां उच्च शुष्कता है, घास होती है, छोटी झाड़ियां होती है, शर्ब होते हैं। घाटी में शरपत, विलो, जो बैट बनाने वाली पेड़ होती है लकड़ी, विलो, विलो यानी शरपत है। पॉपुलर के पेड़ हैं, अखरोट के पेड़ होते हैं, एप्पल्स के गार्डन हैं, खुबानी एक फल है वो भी होता है। अब यहां पर जो बर्ड्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे बर्ड्स हैं, जैसे रॉबिन, रॉबिन हुड, रॉबिन, और स्टर्ट, तिब्बती स्नोकॉक, और रैवन, रैवन बहुत अच्छी पक्षी है, बहुत सुंदर पक्षी होता है रैवन। ये सब है। रैवन जनरली जो होता है बगुला की तरह होता है, लद्दाख के मैदानी खेतों में पड़ा रहता है और थोड़ा नदी वदी के आसपास रैवन। अब आइए, जंगली बकरी होती है, जंगली भेड़ होता है, यहाँ का स्पेशल मतलब जो है लद्दाखी डॉग होता है, याक बहुत होता है, और क्या होता है, पश्मीना नाम की बकरियां होती है, और कुछ भेड़ के नस्ल हैं। एंटीलोप, पहाड़ी बकरियां भी होती है, जिसके बाल से ये लोग ऊन निकालते हैं, पश्मीना से भी और एंटीलोप से भी। तेंदुआ भी पाया जाता है, याद रखिएगा। बकरी के बाल का, भेड़ की बाल का वो वुलन क्लॉथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। लोग कैसे हैं, तो यहां के लोगों का रहन सहन, रीति रिवाज, ये बहुत कुछ मिलता जुलता है सेंट्रल एशिया, तिब्बत और लद्दाख के लोगों के बीच। सेंट्रल एशिया, तिब्बत और लद्दाख के बीच में भाषा भी मिलती है, लोगों का सेप सोच सब भी मिलता है, पहचान करना मुश्किल होगा कि कहां के हैं। और जाति में, धर्म में मोस्टली बौद्ध धर्म के लोग हैं या मुस्लिम है, बौद्ध और मुस्लिम की प्रधानता है। अब आइए, या तो मुसलमान है या बौद्ध। अनेक, याद रखें, लद्दाख रीजन में जो बौद्ध धर्म से जुड़े विहार हैं, मठ, मॉन्क हाउस, विहार, उसे वहां पर उनकी भाषा में गोम्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, गोम्पा। वहां पर एक थिक्से नाम का गोम्पा है, बहुत फेमस है, तो गोम्पाओं के लिए जाना जाता है। अगर आपको गोम्पाओं की सैर करनी है तो आप कहां जाएंगे, लद्दाख जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आता है। अब आइए, तो हम यहां पे देखते हैं, याक के दूध का उपयोग पनीर के लिए, मक्खन के लिए, दही के लिए होता है, बहुत होता है, बिल्कुल। अगले, अब यहां देखते हैं, यहां पे बौद्ध मठ हैं, परंपरागत रूप से इसे गोम्पा कहते हैं। हैमिस, थिक्से, शे, लिमायुरु, ये सब कुछ क्या है, जब पूछेगा हैमिस, थिक्से, लिमायुरु, हे, ये क्या है, तो बोलेगा ना ये गोम्पा के नाम है। दीघा, मरीना, गोपालपुर, जुहू, लीला, कोवलम क्या है, तो बोलेगा ना ये भारत के तटीय समुद्री बीच हैं। ठीक वैसे आपको याद रखना है, ये चार क्या है, गोम्पा है। पहला गोम्पा का नाम क्या है, हेमिस। हेमिस वाला एरिया पूरा क्या है, नेशनल पार्क है, हिम तेंदुओं के लिए, याक के लिए। और ये नेशनल पार्क समझिए, इंपॉर्टेंट है, ये नेशनल पार्क इंडिया में हाईएस्ट प्लेस का नेशनल पार्क है, हिमेस नेशनल पार्क। अब आइए, शीत ऋतु में जलवायु बहुत कष्टकारी होती है, इसलिए लोग बाहर नहीं निकलते, खेत उत में नहीं जाते, पर अपने शरीर की गर्मी बनाए रखने के लिए धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों में, गीत संगीत नृत्य उत्सव में लगे रहते हैं, ताकि शरीर एक्टिव रहे, जैसे हम लोग कोरोना काल में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A, नेशनल हाईवे 1A लेह लद्दाख से गुजरती है, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट प्लेस का नेशनल हाईवे है, NH1A लेह। एंड फाइनल पेज पर आ गए हैं, 76वें पर, ध्यान देंगे। क्रियाकलाप यहां पर देखते हैं, पर्यटन बड़ा उद्योग है, पशुपालन है, पर्यटन है। यहां पर गोम्पा के दर्शन किए जा सकते हैं, घास के मैदान देख ही सकते हैं, हिमनद, ग्लेशियर देखेंगे, यहाँ के उत्सव बड़े अच्छे हैं। लेह में सिंधु नदी के ऊपर खम्माम उत्सव मनाया जाता है, इसको कहते हैं लेह खम्माम उत्सव, क्योंकि चाइना वाले, तिब्बत वाले पार्ट में सिंधु नदी का नाम खमाम है, तो खमाम सिंधु या खमाम लेह उत्सव मनाया जाता है लेह में। और ध्यान देंगे,
यहां पर मनाली से लेह, मनाली कहाँ है बेटा? तो मनाली है हिमाचल प्रदेश में। तो मनाली से अगर लेह लद्दाख जाते हैं, यानी हिमाचल प्रदेश से आप जम्मू कश्मीर के सॉरी लद्दाख के ले जाते हैं, तो हमें 4 दर्रों से, 4 पहाड़ी मार्ग से गुजरना होता है। बारालाचा, रोहतांग ला, ठीक है। इसके अलावे हमें गुजरना होता है लन लांगचा, टंगलंग ला। टंगलंग ला, लंग लांगचा, बारालाचा, रोहतांग ला, इन चारों से गुजरना पड़ता है। और यहां का मौसम जुलाई से सितंबर के बीच खुला रहता है, आवाजाही होती है। नहीं तो जुलाई से सितंबर के बाद जनरली रोड बंद हो जाते हैं। एंड फाइनली है, बॉक्स में दिखाया है कि वहां के लोगों का पहनावा क्या है, जिसको मैं ऐड कर देता हूं। यहां के लोग, जो महिलाएं जिस तरह का ड्रेस, ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई है बॉक्स में, उसे कहते हैं गौंचा, GONCH, गौंचा। गौंचा को ही कहते हैं कोस, KOS, कोस। कोस को ही कहते हैं सुलमा, SULMS, सुलमा। याद रखिएगा। तो महिलाओं के जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वहां, जो गौन के रूप में होता है, उसे गौंचा, उसी को कोस, उसी को सुलमा कहते हैं। और ध्यान देंगे, उसी को ROB, रोब भी कहते हैं। और कमर में जो एक लाल बेल्ट फीता बांधती है, उसे शश कहते हैं। कमर बदनी का जो कपड़ा होता है, शश कहलाता है। सो इन दैट रिस्पेक्ट आई एम गोइंग टू बी एंड दिस क्लास। एंड बस 1 मिनट आपका बचा हुआ है। हम लोग बहुत ही हिसाब किताब से इसे पूरा कर दिए हैं। अब हम कल आपको 8th क्लास स्टार्ट करेंगे, और एज इट इज 8th क्लास का पहले हिस्ट्री आएगा। यहां 2 हिस्ट्री हैं, ठीक है ना, पर कोई बात नहीं। हिस्ट्री आएगा, चैप्टर 1 और 2 को आप पढ़ के रखिएगा। चैप्टर 1 और 2 जो पहला है, वॉल्यूम 1 पढ़ेंगे। यहां भी है आवर पास्ट करके, तो वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, फिर पॉलिटी आएगी, फिर ज्योग्राफी आएगा, ठीक है। तब तक के लिए विदा लेता हूं, फिर कल मिलता हूं आपसे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी